मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक चल रहा है और उसमें हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ चुके हैं। कोलिजन थ्योरी में ही लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलता है तो दो बैरियर उसको क्रॉस करने पड़ते हैं। एक की तो हमने बात की थी जिसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं और जो दूसरा था उसको हमने कहा था ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। एनर्जी बैरियर की बात मैं आपसे कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि एनर्जी बैरियर जो है उसमें क्या होता है। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया था और मैंने कहा था कि हर एक रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। जिस मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी, वो कभी भी प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो एक तो बैरियर ये था कि इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ये वाला जो बैरियर है इस बैरियर को पास करना पड़ेगा, इस बैरियर के पार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी बैरियर के बारे में ये सीखा था लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ओरिएंटेशन बैरियर जो है वो क्या होता है। तो चलिए ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में बात करते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये किसी भी मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताता हूँ और उस एग्जांपल से मैं समझेंगे कि किस तरीके से ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल का वो किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है NO2 के साथ और इधर जाके CO2 और NO की फॉर्मेशन हो रही है। ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ओरिएंटेशन बैरियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक इसको हम सिंबॉलिक वे में देखेंगे। देखिए ये जो है मान लिया ये कार्बन है और इसके साथ ये ऑक्सीजन लगी हुई है। मींस कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। यहां मैंने क्या करा, NO2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो अगर मैं ओरिएंटेशन के हिसाब से देखूं यहां पर तो कार्बन और नाइट्रोजन को तो रिएक्ट करना ही है ना। रिएक्ट तो किसको करना है, कार्बन और ऑक्सीजन तो है ऑलरेडी, और जो ये वाली ऑक्सीजन है इसको रिएक्ट करना है कार्बन के साथ, तभी तो CO2 बनेगी। मतलब ऑक्सीजन इधर आएगी तो CO2 बनेगी। तो बनना तो कार्बन जो ने जो रिएक्ट करना था वो किसके साथ करना था, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ओरिएंटेशन की बात करें तो कार्बन के इस वक्त सामने कौन है, वो नाइट्रोजन है। ये तो ऑक्सीजन है, दोनों ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन के सामने क्योंकि नाइट्रोजन है तो जब इसके बीच में जो कोलिजन होगी ना, कोलिजन होगी जब, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या मैं कह दूं रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो CO2 बनना है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर कोलिजन होती है तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। तो फिर प्रोडक्ट बनेगा कैसे, देखो वापस ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन प्लस ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। मतलब इसी मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट करा ऐसे करके ताकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के सामने आ जाए। अब क्या होगा, CO और NO2 के इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है और कार्बन के सामने इस वक्त कौन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन से कोलाइड होगा और इधर जाके CO2 बना लेगा और NO जो है वो अलग हो जाएगा।
क्लियर हुई बात? यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन को कार्बन के सामने रखना पड़ेगा। इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल पोजीशन से होता है कि वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में किस प्रकार से वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के सामने ऑक्सीजन आते ही CO2 जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो था कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बीच में, और अब देखते हैं अपने NO2 प्लस NO2 के इधर जाके ये N2O4 बनेगा। N2O4 मींस कि ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे बनेगा ये। ओके, तो अब अपने को देखते हैं कि कैसे रिएक्ट होगा। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दो केस हो सकते हैं, मैं दोनों ड्रॉ करता हूं। नाइट्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है इसके साथ, ठीक है। चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब आपको क्या लगता है बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने बनाना है, N2O4 बनेगा। तो ओरिएंटेशन के हिसाब से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है? तो सेकंड रिएक्शन में देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इजीली बॉन्ड बनाएंगे। जब ये कोलाइड होंगे, जब इनके बीच में टक्कर होगी तो ये आसानी से बॉन्ड बना लेंगे, आसानी से बॉन्ड बना लेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे बनेगी। इस वाले में क्या है कि नाइट्रोजन के आगे कौन है? ऑक्सीजन है। ओरिएंटेशन के हिसाब से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आमने सामने, तो जब कोलिजन होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हुई बात ओरिएंटेशन के बारे में? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं अपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब अपने लेसन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड वाला, तो उसके अंदर ये एग्जांपल आएगा। देखिए यहां पर ये मैं एक मिथाइल ब्रोमाइड मैंने बनाया, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, और मिथाइल ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है वो हमने OH नेगेटिव के साथ करवानी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो जब ये वाली पोजीशन होती है तो अब क्या होगा, और सेकंड में इसी रिएक्शन का ओरिएंटेशन चेंज करके लिखता हूं। देखो ये ऐसे लिखा, तो देखो भी ये एक सेम रिएक्शन है, बस दो तरीके से लिखी हुई है। इसमें क्या है कि Br और OH आमने सामने हैं, OH ने अटैक करना है इस कार्बन पर और OH इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, और जो इस वाले में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन पे अटैक करना है और Br को रिप्लेस करना है। तो आपको क्या लगता है कौन से वाले में रिएक्शन हो जानी चाहिए? देखो जो ये वाली रिएक्शन है इसमें आपको पता है कि Br जो होता है ना वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, यानी कि Br के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम OH को और Br को
आमने सामने कर देंगे, मतलब इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप Br के सामने आता हो, तो उस वक्त तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये तो इसके नजदीक आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अब इस केस में देखो Br जो है वो अपोजिट साइड में है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन की दूसरी साइड की तरफ से अटैक कर रहा है ना। तो जब ये अटैक होगा तो क्या बनेगा, देखो इधर मैं बताता हूं आपको कि जब Br का बॉन्ड टूटने लगेगा तो उसी वक्त क्या होगा, OH के साथ बॉन्ड बनने लगेगा और जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा और ये बन जाएगा तो फाइनली हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ये यस। तो यानी कि इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें नहीं बनता बिकॉज ओरिएंटेशन जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन इसका ये देखो ये होगा कि दोनों बैरियर जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए जरूरी है उनको पार करना। ओरिएंटेशन बैरियर जो है उसको पार करना भी जरूरी है और जो एनर्जी बैरियर है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है उसको भी पार करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये आपका बैरियर के बारे में जो थ्योरी थी हमारी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है और वो है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ, पूरा लिख देते हैं, रेट ऑफ, रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए अगर मैं एक जनरल बात करूं तो आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेट भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई कह सकता है कि सर लीशर के लिए प्रिंसिपल में तो जो है वो रेट कम हो जाता था, है ना, उसमें अपने को देखना पड़ता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन वहां रेट ना कम ज्यादा नहीं होता। वहां जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट तो इंक्रीज होता है लेकिन रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से चलने लगती है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में तेजी से चलने लगती है, तो वहां ये काम होता है। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन कितना होगा, तो देखिए एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं देन rate will be increase 2 to 3 टाइम। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि 10 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेट जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए इसी को अपने ना एक फॉर्मूले के शेप में लिख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि एट T डिग्री सेंटीग्रेड K विल बी KT, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका रेट कांस्टेंट था वो KT है, ऐसा हमने माना। और जब हमने राइज कर दिया कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो KT जो है वो KT प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो अब वो इंक्रीज तो होगा ना, जो रेट कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होगी, और रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन क्या बनेगा, तो KT प्लस 10 अपॉन KT इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है। ओके,
इसके ऊपर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन जाता है एक बार, तो kT plus 10 upon kT is equal to 2 to 3 टाइम। ये वाला जो रेशियो है, ये इस रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ये याद रखिए ना। कई बार न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू इतने से इतनी हो जाती है, तो बताओ कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला ये वाला बड़ा, बस दोनों का आपने क्या करना है, रेशियो निकाल देना है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो रेट की डिपेंडेंस जो है वो टेम्परेचर पे अपने इस रिलेशन से बता सकते हैं। अब एक चीज और थोड़ी सी इसी के अंदर, इसकी थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या है आपको याद रखना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट करनी है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल मूव करेंगे, मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो कोलिजन इंक्रीज होंगी, कोलिजन इंक्रीज होंगी मतलब ये हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको अपन ने जेड कहा था, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब एक्टिव कोलिजन्स जो है वो भी बढ़ेंगी, एक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगी। एक्टिव कोलिजन वो होंगी जिनमें प्रोडक्ट बन जाएंगे, मतलब जिनके पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगी और एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्टिवेशन या एक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, फाइनली रेट इंक्रीज हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया ये सारा। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़े से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़े से एक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगी, एक्टिव कोलिजन बढ़ने से फिर रेट बढ़ेगा। रेट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कितने फास्ट बन रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें जब इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्ट अपने आप ही फास्ट बनेंगे। बात क्लियर हुई ना ये? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक तो अट्रैक्ट होती है, वो जो अफेक्ट होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये इंक्रीज होती है, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या है, जो एक्टिव कोलिजन्स जो है, एक्टिव कोलिजन्स वो भी इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें थ्योरेटिकली अपने को ये दो चीजें भी बतानी पड़ती हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ती हैं, ठीक है। यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 2 से 3% बढ़ती है, जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी 2 से 3% बढ़ जाती है तो रेट जो है उस वक्त 200 से 300% बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म दोनों ही मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा।